हाँ बस हो गया, आराम से देख लो। तो वो चलिए लो, हम लोग 11th का केमिस्ट्री में मोलारिटी इक्वेशन तक हम लोगों ने स्टडी किया था। पहला चैप्टर में हम लोग अभी अटके हुए हैं, ठीक है। तो मोलारिटी इक्वेशन हम आप लोगों को हम बता चुके थे, m1 इंटू v1 इज इक्वल टू m2 इंटू v2। ये हम आप लोगों को साबित करके भी दिखा चुके थे। अब यहाँ पे एक और इक्वेशन आता है जिसको हम लोग नॉर्मालिटी इक्वेशन कहते हैं। तो नॉर्मालिटी इक्वेशन के बारे में स्टडी करेंगे। फिर हम लोग परसेंटेज कंपोजिशन, एम्पिरिकल फार्मूला और मॉलिक्यूलर फार्मूला, मतलब 2 या 3 टॉपिक को आज कवर किया जाएगा। इसलिए आप लोग खूब अच्छा से ध्यान से स्टडी कीजिएगा लोग। तो अब यहाँ पे हम लोग टॉपिक बनाएंगे जिसका नाम है नॉर्मालिटी। नहीं पढ़ाया हुआ, नॉर्मालिटी इक्वेशन, इक्वेशन पढ़ना है, ओके समझे। इसका हिंदी होता है सामान्यता समीकरण, सामान्यता समीकरण। तो हम लोग को सामान्यता समीकरण के बारे में स्टडी करना है। 10th क्लास का बैच 1-2 दिन में ऑफलाइन स्टार्ट हो जाएगा जी। 10th और 9th दोनों स्टार्ट कर दिए। अगर आपके छोटे भाई बहन हो तो क्या भेजे नहीं भावनाओं को बता रहे बस। तो इस तरह से हम लोग नॉर्मालिटी इक्वेशन के बारे में स्टडी करेंगे। तो जैसे हम लोगों ने ये देखा कि मोलारिटी जो होती है, मोलारिटी इक्वेशन, उसमें जो सोल्यूट का मोल्स जो होता है ना, वह कांस्टेंट होता है। वैसे ही नॉर्मालिटी इक्वेशन में यहाँ पे सोल्यूट का जो ग्राम इक्विवेलेंट रहता है वो भी कांस्टेंट रहता है। तो यहाँ पे हम लोग बात करेंगे, स्पेशल पॉट बनाएंगे, वेसल्स बनाएंगे। तो ये रहा हम लोगों का स्पेशल बर्तन जो आप लोग शुरुए से बनाते आ रहे हैं। स्पेशल बर्तन मजते हैं कि नहीं सर? रोज रोज ले आते हैं ना बउआ, इसको नहीं मजते हैं, सही रहता है रोज रोज। सर घड़ी कितना में लिए? 100 रुपए बताइए तो, घड़ी बताइए तो। दोनों हाथों से देखिए। ओके, अब देखिए, अब यहाँ पे हम लोगों ने 2 स्पेशल पॉट बना दिया। अब इसमें देख रहे हैं कि इसमें भी एक सॉल्यूशन है और इसमें भी एक सॉल्यूशन है। तो हम यहाँ पे डॉट डॉट के द्वारा इंडिकेट कर दिए कि इस पॉट में, इस बर्तन में सॉल्यूशन है। हमको ये समझ में नहीं आ रहा है कि इंस्टीट्यूट में से सैनिटाइजर लेकर कौन भाग गया? सैनिटाइजर का गायब हो गया अपना सैनिटाइजर। हो गया, अब पूरा खानदान तो उतना खरीदे, इतना बड़ा खरीदे से सैनिटाइजर कौन लेकर भाग गया? 250 रुपया आपको कम लगता है? अब यहाँ पे बात हम करते हैं कि इसमें भी सॉल्यूशन है। अब हम बात कर ले, अब हम यहाँ पे बात करते हैं, यह सॉल्यूशन ए हो गया और ये सॉल्यूशन बी हो गया। अब सॉल्यूशन ए के लिए बात हम करते हैं। तो सॉल्यूशन ए का नॉर्मालिटी, सॉल्यूशन ए का नॉर्मालिटी, यहाँ पे लेट मान लेंगे कि कोई भी सॉल्यूशन होती है तो उनका नॉर्मालिटी कुछ नहीं तो कुछ होता है। तो सॉल्यूशन ए के लिए नॉर्मालिटी हम लोग n1 मान लिए, n1 मान लिए, आगे समझ में। और इसका वॉल्यूम में तो कुछ होगा ना, लिक्विड हो या गैस, कोई भी सब्सटेंस हो एक्सेप्ट सॉलिड, तो कुछ नहीं तो कुछ उसका वॉल्यूम होता है। तो यहाँ पर लिखेंगे वॉल्यूम, कि इसका वॉल्यूम कितना होगा। तो इस वॉल्यूम को हम लोगों ने v1 मान लिया। फिर यहाँ पे सॉल्यूशन बी के लिए हम लोग आते हैं। तो इसका नॉर्मालिटी जो होती है N2, इसकी नॉर्मालिटी हम लोग n2 मान लेंगे। N2 जी n2। उसके बाद वॉल्यूम की बात करते हैं। तो वॉल्यूम जो है उसको हम लोग v2 मान लेते हैं। तो यहाँ पे इस सॉल्यूशन का नॉर्मालिटी n1 हो गया और इसका वॉल्यूम v1 हो गया और इसका n2 और v2 हो गया। तो अब यहाँ पे देखेंगे, लिखेंगे सिंस वी नो डेट, हम पहले से जानते हैं। क्या जानते हैं जो आप लोग नहीं जानते हैं? कि नॉर्मालिटी, नॉर्मालिटी इज इक्वल टू क्या होता है? ग्राम इक्विवेलेंट मास ऑफ सोल्यूट, जी मास ऑफ
सोल्यूट बाई बाय वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन। सॉल्यूशन इनटू नहीं होगा सर, इनटू 1000। ना हुआ, ये ओरिजिनल फॉर्मूला लिखा रहे हैं, अच्छा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। सोल्यूशन, यही ना था। आइए लीटर में है। यस सर। ओके, अब सुनिए, नॉर्मलिटी जो होता है इसे n के द्वारा हम लोग इंडिकेट करते हैं। यस सर। अब यहाँ पे हम लोगों को मेनली क्या देखना है कि नॉर्मलिटी इक्वेशन में ग्राम इक्विवेलेंट हमेशा कांस्टेंट रहता है, तो उसको क्यों ना बाहर निकाल दे। तो ये इधर डिवाइड में उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई में हो जाएगा। तो यहाँ पे अकेले बचेगा ग्राम इक्विवेलेंट मास ऑफ सोल्यूट इज इक्वल टू नॉर्मलिटी इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, यही ना बचेगा। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे, इसलिए ग्राम इक्विवेलेंट मास ऑफ सोल्यूट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बुआ, नॉर्मलिटी इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, यही ना होगा। अब चलिए, अब हम लोग बात करेंगे यहाँ पे, इधर बोलो, अब इधर बात करते हैं हम लोग सॉल्यूशन ए के लिए। लिखेंगे फॉर सॉल्यूशन ए के लिए निकालना है तो ग्राम इक्विवेलेंट मास ऑफ सोल्यूट क्या लिखेंगे, ग्राम इक्विवेलेंट मास ऑफ सोल्यूट इक्विवेलेंट इज इक्वल टू होगा क्या, नॉर्मलिटी इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन ए के लिए नॉर्मलिटी हमने कितना माना था, n1, और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना माना है, v1। तो यहाँ पे हो जाएगा ग्राम इक्विवेलेंट इज इक्वल टू n1 इनटू v1। इसे इक्वेशन नंबर फर्स्ट माना। ओके, आगे फिर से देखा जाए, अब किसके लिए, सॉल्यूशन बी। फॉर सॉल्यूशन बी के लिए बात करते हैं। तो इसमें अगर पूछा जाए कि ग्राम इक्विवेलेंट मास ऑफ सोल्यूट क्या होगा, तो नॉर्मलिटी इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो नॉर्मलिटी कितना माने हैं, n2 माने हैं इनटू v2, इक्वेशन नंबर सेकंड। और फर्स्ट और सेकंड में देख रहे हैं कि ये LHS है, ये भी LHS, तो LHS आपस में कांस्टेंट है, तो ये भी तो आपस में इक्वल होगा कि नहीं होगा। ये आपस में इक्वल है तो ये भी तो इक्वल होगा ना। तो इसका मतलब यहाँ पे हम लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड से जब ये दोनों LHS इक्वल है तो RHS भी आपस में इक्वल होगा। तो यहाँ पे क्या है, n1 v1 इज इक्वल टू क्या दिया है, n2 v2। ये जो निकला इसी को हम लोग नॉर्मलिटी इक्वेशन कहेंगे, नॉर्मलिटी इक्वेशन। आ गया समझ में। तो यही ऑब्जर्वेशन हम लोगों को निकालना था, तो इतना नोट कीजिए आप लोग। तो इस तरह से हुआ, हम लोगों ने नॉर्मलिटी इक्वेशन के बारे में स्टडी किया। अब मोलारिटी इक्वेशन, नॉर्मलिटी इक्वेशन दोनों समाप्त हो गया। न्यूमेरिकल्स की बात होती है तो हम आप लोगों के व्हाट्सएप के ग्रुप में क्वेश्चन भेज देंगे, आप लोग उसको अपने से सोल्व कीजिएगा। अगर नहीं आएगा तो हम आप लोगों को बताएंगे। ओके, अब चलिए, अब हम लोग अगला टॉपिक के बारे में स्टडी करेंगे। आप लोग इतना लंबा चौड़ा भाषा याद करने की आवश्यकता नहीं, एग्जाम में नहीं आता है। एग्जाम में इस पे बेस्ड क्वेश्चन आता है। ओके, या ऑब्जेक्टिव आएगा कि इनमें से नॉर्मलिटी इक्वेशन कौन सा है। n1 इंटू v1 इज इक्वल टू v2, n1 इंटू v1 इज इक्वल टू n2 इंटू v2, m1 इंटू v1 इज इक्वल टू m2 इंटू v2। ऐसा ऐसा रहेगा ऑप्शन। तो आप लोग को मेनली ऑब्जर्वेशन ये लास्ट वाला जो हम लोग मिला है ना कि n1 इंटू v1 इज इक्वल टू n2 इंटू v2, ये आप लोगों को याद करना होगा किसी भी तरह से, एकदम आसान है। n1 v1 n2 v2 बीच में इक्वल का साइन। वैसे ही मोलारिटी इक्वेशन की बात होती है तो m1 इंटू v1 इज इक्वल टू m2 इंटू v2, बस हो गया। तो ये मोलारिटी इक्वेशन और नॉर्मलिटी इक्वेशन ये आप लोगों को याद होना चाहिए बस। और इतना लंबा आप लोगों को भाषण लिखा है, इससे कोई फायदा होने वाला नहीं है। बस अगर हम सिंपल में ये लिखा देते कि यही रहा नॉर्मलिटी इक्वेशन,
तो फिर आप लोगों के मन में क्वेश्चन एराइज होता कि सर यह कहां से ला दिए। तो इसी कारण से हम पूरा एक्सपेंडेड फॉर्म में आप लोग बता चुके हैं। तब इसे इरेज किया जाए, आप लोग लिख लिए होंगे सब कोई। अब इसका नेक्स्ट टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे, उसका नाम है परसेंटेज कंपोजिशन। एग्जांपल में जैसे एक कंपाउंड है, अब उस कंपाउंड में बहुत सारे एटम्स होते हैं, 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, 5, 10 कुछ भी हो सकता है। तो उन सभी एटम्स का परसेंटेज निकालना है कि उस कंपाउंड में कितने परसेंटेज है। कितना परसेंटेज एटम है? हाँ, एटम। जैसे हम बात करते हैं NaOH, जैसे यहाँ पे बात किए कि NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड। ओके, अब ये सोडियम हाइड्रोक्साइड एक कंपाउंड हो गया। अब इसमें सोडियम एक एटम है, ऑक्सीजन एटम है, हाइड्रोजन एटम है। तो इसमें ये निकालना है कि सोडियम हाइड्रोक्साइड में सोडियम कितना परसेंटेज है, सोडियम हाइड्रोक्साइड में ऑक्सीजन कितना परसेंटेज है, सोडियम हाइड्रोक्साइड में हाइड्रोजन कितना परसेंटेज है, ये हम लोग निकालना है। तो परसेंटेज निकालने के लिए 100 भाग से कंपेयर करते हैं। परसेंटेज का मतलब ही होता है 100 पार्ट होता है। ओके, तो 100 पार्ट से हम लोग यहाँ पे कंपेयर करते हैं, वो जितना आता है वो आपका आंसर हो जाएगा। ओके, तो यही हम लोग को जानना है। क्या हुआ? और इसमें से जितने भी स्टूडेंट हैं, हम हमारे इंस्टीट्यूट के 10th क्लास के जो मतलब फर्स्ट डिवीजन से पास किए हैं, या मतलब कोई भी नंबर आए उसे क्या करना है, हौसला ऊंची होनी चाहिए, बात खत्म। तो बैच स्टार्ट हो गया, ऑफलाइन भी बच्चे आ रहे हैं स्टडी करने के लिए, 8-9 बच्चे आ ही रहे हैं ऑफलाइन में, ऑनलाइन भी स्टडी हो ही रहा है। तो आप लोग भी अब इंस्टीट्यूट आया कीजिए, क्योंकि सारा बैचेस स्टार्ट हो गया है। इंग्लिश का स्टार्ट हो चुका है, फिजिक्स का स्टार्ट हो चुका है, मैथ्स का स्टार्ट हो चुका है, और हम तो स्टार्ट है, सॉरी ये जो बैच है बैच स्टार्ट किए हुए हैं। तो आप लोग सबको ही आइए हुआ, ओके, और स्टडी कीजिए लोग। ये IAC है, 9th 10th तो है नहीं कि सर एक चैप्टर छूट गया उसको समझा दीजिए, तो बस हम 1-2 दिन में आएंगे रूम पे उसको समझा देंगे। एक चैप्टर 2 महीना लगभग IAC में चलता है। अभी तक सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री ही पढ़ा रहे हैं। ऑनलाइन वाले जो आप लोग बच्चे हैं हुआ, आप लोग सिर्फ सॉल्यूशन एक छोटा सा टॉपिक से पढ़ना स्टार्ट किए, और 11-12 को वीडियो हो गया। अभी उसके पहले बहुत सारा टॉपिक्स है जो आप लोग नहीं स्टडी किए हैं। तो आप लोग आइएगा तो शुरू से लेके वहां तक हम आप लोगों को कंप्लीट करा देंगे। लेकिन अधिक एब्सेंट होगा तो फिर हमें दिक्कत होगा, और आप लोग तो बहुत अच्छा से जानते हैं कि हमारे पास समय मिलता नहीं है। सुबह से शाम तक हम आराम से पढ़ाते ही रहते हैं, रात तक 9-10 बजे तक। तो आप लोग आ जाइए सबको। हेलो, अब अगला टॉपिक हम लोग स्टडी करते हैं, और जो ऑनलाइन स्टडी कर रहे हैं आप लोग फी जमा कीजिए। फी हम बता रहे हैं आप लोगों को, फी जो है 9,000 रुपीज फी रखा गया है, 9,000 रुपया फी रखा गया है, फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर दोनों मिलाकर। ओके, तो ऐसे में फी है 10,000 है। ओके, 10,000 फी रखे हैं, लेकिन इसमें से 1,000 जो है आप लोगों के लिए डिस्काउंट कर दिया गया है, 9,000 रुपया है। ठीक है, 9,000 में आप लोग फर्स्ट ईयर का 4,500 फी जमा करा दीजिए, और फिर सेकेंड ईयर में जाइएगा तो 4,500 रुपीज इसमें जमा करा दीजिएगा। अगर एक बार में जमा कराएंगे तो 9,000 जमा करा दीजिएगा, और अधिक लेट होगा तो ये ऑफर 9,000 वाला खत्म कर देंगे, आप लोगों का स्टार्ट होगा 10,000 वाला होगा। और ये ऑफर जून मंथ तक ही लागू करेंगे। जून महीना में जो फी जमा हो गया जिसका, उसका 9,000 का ही रेशियो चलेगा, और जून जैसे खत्म हुआ 1 सेकंड होने वाला, 1 नैनो सेकंड होगा, फी स्ट्रक्चर 10,000 हो जाएगा। तो आप लोगों को देख लीजिए कि ये करना है कि ये करना है। हमारे हिसाब से ये ठीक रहेगा, तो आज ही जमा कर दो सब।
और इसमें जो स्टूडेंट हमेशा ऑनलाइन पढ़ना चाहते हैं ना, वो हमारे व्हाट्सएप नंबर पे हाई लिख कर भेजेंगे। जैसे जो इंस्टीट्यूट में नहीं आ सकते हैं, दूर दूर के बच्चे हैं, क्योंकि ऑनलाइन जो है एक इसी एरिया के बच्चे नहीं देखते हैं, बहुत सारा बच्चा देखते हैं। तो जो मोतिहारी नहीं आ सकते, जो ऑनलाइन स्टडी करना चाहते हैं, वो मेरे इस नंबर पे कांटेक्ट करेंगे 82 270 92 789। ये है मेरा नंबर, ओके। और हमारा नाम तो आप लोग जानते ही होंगे, नाम तो सुना ही होगा, राहुल नहीं अंकित सर, ओके। तो इस नंबर पे हाई लिख कर भेजिएगा, फिर हम आपसे कुछ बातें करेंगे, उसके बाद आप लोग पढ़ाई स्टार्ट करेंगे, ठीक है। लेकिन जो मोतिहारी नहीं आ सकते हैं उनके लिए ये है। अब जो आ सकते हैं आमने सामने टकरार होंगी, आएंगे, इसको भी नोट कर लीजिए, नंबर आ सकता होगा। अगला टॉपिक हम स्टडी करते हैं जिसका नाम है परसेंटेज। ये वाला कल वीडियो जाके जरूर देखेंगे। परसेंटेज कंपोजिशन। परसेंटेज कंपोजिशन के बारे में हम लोगों को जानना है, ओके। तो इसका कोई डिफिनीशन नहीं होता है कि हाँ इसका हाई डिफिनीशन होगा तो उसका ये होगा, ऐसा कुछ नहीं होता है। ये डायरेक्ट एग्जांपल के द्वारा ही हम लोग समझेंगे, ओके। तो एग्जांपल नंबर 1, तो यहाँ पे लिख रहे हैं क्वेश्चन में, कैलकुलेट द परसेंटेज composition of NaOH। इसका मतलब क्या होगा कि सोडियम हाइड्रोक्साइड का परसेंटेज कंपोजिशन की गणना करें, ओके। यही बात है। तो हम यहाँ पे सॉल्यूशन लिखेंगे, सबसे पहले लिखेंगे सॉल्यूशन। अब यहाँ पे सोडियम हाइड्रोक्साइड कंपाउंड दिया हुआ, तो इस कंपाउंड का सबसे पहले मोलर मास निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे मोलर मास ऑफ NaOH। ये कितना होता है हुआ? 40 ग्राम होता है, 40 ग्राम होता है। 23 को 16 को 39 को 39 को और ये 40 को, ओके। तो यहाँ पे NaOH का मोलर मास हो गया वो 40 ग्राम हो गया। अब यहाँ पे एटम्स की बात हम करते हैं कि कौन कौन सा एटम्स है। तो इसमें एक तो सोडियम एटम मिल गया, इधर देखो बोला सब कोई, सोडियम मिल गया। सोडियम का मोलर मास होता है 23 ग्राम होता है, ओके। दूसरा जो हो गया ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन का मोलर मास होता है 16 ग्राम होता है। तीसरा हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का मोलर मास 1 ग्राम होता है। सोडियम, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, इसी का परसेंटेज कंपोजिशन आप लोगों को निकालना है, ओके। तो अब हम बात करते हैं कि सोडियम हाइड्रोक्साइड का मोलर मास कितना होता है? 40 ग्राम। इसका मतलब 40 ग्राम सोडियम हाइड्रोक्साइड 23 ग्राम सोडियम को रखता है। तो 100 ग्राम सोडियम हाइड्रोक्साइड कितना सोडियम को रखेगा, इसको निकाल लेंगे, हो गया। तो यहाँ पे लिखेंगे सिंस चूंकि 40 ग्राम 40 ग्राम NaOH contains 23 ग्राम सोडियम। इसका मतलब होता है 40 ग्राम सोडियम हाइड्रोक्साइड 23 ग्राम सोडियम को रखता है। तो एक का निकाल लेंगे पहले, यहाँ पे लिखेंगे 1 ग्राम। तो क्या लिखेंगे? 1 ग्राम सोडियम हाइड्रोक्साइड, क्या लिखेंगे फिर यहाँ पे? कंटेंस। ये आगे इसमें डिवाइड नहीं देगा, 23/40 ग्राम सोडियम को रखेगा। तो हमें परसेंटेज निकालना है, तो 100 पार्ट में निकालेंगे हम लोग।
तो यहाँ पे 1 ग्राम की जगह पे लिखेंगे, इसलिए अब 100 ग्राम का निकाल लें। जी 100 ग्राम NaOH contains, ये हो जाएगा 23/40 गुना 100, 0 से 0 कैंसिल, ऐसे 4 से डिवाइड हम करेंगे तो 2.5 आ जाएगा। अब इसको मल्टीप्लाई किया जाएगा तो 5 50 57 इसमें 57.5 इंग्लिश में परसेंटेज आंसर हो गया। ओके, तो इस तरह से अगर पूछा जाए कि सोडियम हाइड्रोक्साइड में सोडियम का परसेंटेज कंपोजिशन क्या होगा, तो 57.5%। ओके, अब देखिए सोडियम तो निकाल दिए, अब लिखेंगे अगेन दोबारा, अब किसका निकालना है, ऑक्सीजन का। तो फिर वही बात कि 40 ग्राम सोडियम हाइड्रोक्साइड 16 ग्राम ऑक्सीजन को रखता है, तो यहाँ पे लिखेंगे 40 ग्राम सोडियम हाइड्रोक्साइड कंटेन्स 16 ग्राम ऑक्सीजन। इसलिए हम लोगों को अब 1 ग्राम कौन निकालता है, एक बार 100 निकाल लेते हैं, तो 100 ग्राम सोडियम ऑक्साइड सोडियम हाइड्रोक्साइड कंटेन्स 16/40 into 100। याद रखिए, दाया बाटा बाया गुना बगल में आया। आप लोग याद रखिएगा, अगर हम इधर आ जाते हैं तो ये 16 हो गया दाया जी, ये हो गया बाया। इसको हटाइए अभी। तो याद रखिए, जो ऐसा हुआ ना, तो दाया बाटा बाया गुना हई बचा तो ये इधर आया। ओके, हाँ, तो 16 है तो 16 ऊपर आ जाएगा, यहाँ पे 40 है बाया, तो 40 आ गया नीचे, हई एडवांस से फालतू है तो इधर आया। हाँ, तो हम हमेशा याद रखना कि दाया बाटा बाया गुना बगल में आया, इसको याद कर लीजिएगा तो सिंपल है। अब फिर इसको डिवाइड करते हैं, यहाँ पे 40, 1 0 से 1 0 कैंसिल, 4 चौका 16, 10 चौका 40% निकल गया क्या, ऑक्सीजन। अब एक लास्ट बचा, तो यहाँ लिखेंगे अगेन, फेरू से देखा जाए, ठीक है। तो फेरू से इसमें हाइड्रोजन की बात आया, तो हाइड्रोजन तो 1 ग्राम है बेचारा, तो 40 ग्राम सोडियम हाइड्रोक्साइड 1 ग्राम हाइड्रोजन लगता है कि नहीं, तो यहाँ पे लिखेंगे 40 ग्राम सोडियम हाइड्रोक्साइड कंटेन्स 1 ग्राम हाइड्रोजन, यही खातिर मतलब इसलिए। सो अब 100 ग्राम का निकालना, तो 100 ग्राम NaOH कंटेन्स दाया गुना भागा बाया, दाया बाटा बाया गुना खुद के बगल में आया। ओके, ये निकल गया। अब इसको डिवाइड कर देंगे, इसको डिवाइड करेंगे तो 2.5 आ जाएगा। अब 1 से 2.5 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 2.5% निकल सर जोड़ के बताइए 100। ठीक है, अब इसको ऐड किया जाएगा तो 100 आएगा कि नहीं, नहीं आएगा। यहाँ देखिए, ये 5 हो गया, 10 इक्वल टू 1 हो गया, तो 2 और 57 59 और 1 60 और 40 100 आ गया। तो ऐसे ही बात होता है। ओके, तो ये ऐसे ही लिखा जाएगा, आप लोग भी ऐसे ही लिख लीजिएगा, ठीक है। और उसके बाद होमवर्क में लिख लीजिए, इसमें होमवर्क में क्या क्या बनाना है, कैल्शियम कार्बोनेट 10-12 को दीजिए। आप लोगों को लौका था, हाइड्रोजन सल्फेट, कैल्शियम ऑक्साइड, सर Na3, सोडियम नाइट्रेट Na3, 1 से 4 हो गए बात, एल्यूमिनियम सल्फेट 1 2 3 4 5, ये पांचों आप लोगों को घर से बनाना है। तो इसको लिखिए लोग, ये होमवर्क लिख लो, फिर आगे देखते हैं हम लोग।
तो इस तरह से हम लोगों ने परसेंटेज कंपोजिशन के बारे में जाना। अब फिर उस पे होमवर्क वहाँ पे हम दिए हैं, कैल्शियम कार्बोनेट, सल्फ्यूरिक एसिड जिसको हाइड्रोजन सल्फेट कहते हैं, कैल्शियम ऑक्साइड, सोडियम नाइट्रेट और एल्युमिनियम सल्फेट। इस पांचों को आप लोग इस तरह से सोल्व कीजिएगा। अगर नहीं आएगा तो हमसे पूछिएगा, आप लोगों को हम बताएंगे। ऑनलाइन भाई साहब भान साहब लोग, आप लोगों का है कि व्हाट्सएप पर या फोन करके पूछ लीजिएगा, व्हाट्सएप पर। बना के फोटो खींच के व्हाट्सएप पे भेज हिमांशु फिजिक्स तो नहीं पढ़ रहे, मन नहीं कर रहा है। मन क्या उसको शांत करो सब। आए फिर कुछ दिन इतने दिन के बाद दिन के लिए? मन नहीं कर फ्री रहा है। फायर में मतलब हाँ कुछ दिन रेस्ट किया जाएगा ना तब अब हम लोग यहाँ पे एम्पेरिकल फॉर्मूला पढ़ेंगे। इधर से ग्रुप एम्पेरिकल फॉर्मूला स्पेलिंग सही है सर? फॉर्मूला नहीं। हाँ सही है सही है। सही है फॉर्मूला सही नहीं है। इसको हम लोग EF के द्वारा डिनोट करते हैं। इसका हिंदी होता है एम्पेरिकल होता है कि एम्पेरिकल मूलानुपाती सूत्र होता है। पीई होगा, पी के बाद आई नहीं होगा। हाँ वही ना। उसको मिला लीजिएगा आप लोग। लेकिन उसको बना दीजिए। इसका हिंदी होता है मूलानुपाती सूत्र होता है। मूलानुपाती सूत्र होता है। इसको नाशपाती मत के, मूलानुपाती सूत्र होता है। अब चलिए हम लोग इसके बारे में हम लोग स्टडी करेंगे। तो एम्पेरिकल फॉर्मूला क्या कहता है? एम्पेरिकल फॉर्मूला यही कहता है कि किसी भी कंपाउंड में एटम्स का जो नंबर होता है उसका सिंपलेस्ट फॉर्म जो होता है वही मूलानुपाती सूत्र कहलाता है, एम्पेरिकल फॉर्मूला। एग्जांपल में जैसे यहाँ पे दिया है C6H12O6, इसमें कार्बन एटम की संख्या कितनी है? 6 है। अनुपात करने के अच्छा। हाइड्रोजन एटम की संख्या कितनी है? 12 है। अनुपात कर। वैसे हो। ऑक्सीजन 6 है। अब इसको डिवाइड कर दीजिए। 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, 6 1 जा 6। एक ही को नंबर से सब डिवाइड होना चाहिए। अब यहाँ पे कार्बन का सिंपलेस्ट फॉर्म एक आ गया तो C लिख देंगे, एक नहीं लिखा जाता है। हाइड्रोजन का आ गया 2 तो H2 हो जाएगा। ऑक्सीजन का एक आ गया तो O, CH2O हो गया। इसी को हम लोग मूलानुपाती सूत्र कहेंगे, एम्पेरिकल फॉर्मूला कहेंगे। नहीं ऐसे ही होता है, जितना ही हाँ ये नहीं होता है, जितना ही। अब तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे द सिंपलेस्ट ratio of फॉर्म ऑफ एनी रेशियो, the simplest form of ratio of number ratio of atoms of each compound है of any compound is called empirical formula। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखे हैं द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ रेशियो ऑफ एटम्स ऑफ एनी कंपाउंड इज कॉल्ड एम्पिरिकल फार्मूला। इसका मतलब किसी भी यौगिक में परमाणुओं की संख्या का सरलतम अनुपात, ठीक है, समानुपाती सूत्र का समानुपाती एम्पिरिकल फार्मूला कहलाती है। ओके, तो एग्जांपल यहाँ पे हम लोग देखेंगे हुआ, ये एग्जांपल से लिखा जाए।
एग्जाम्पल जैसे यहाँ पे अभी बताया C6H12O6, इसे हम लोग ग्लूकोज कहते हैं। अब यहाँ पे पूछेगा इसका एम्पिरिकल फॉर्मूला क्या होगा, तो यहाँ पे कार्बन जो है वो 6 ठो है, हाइड्रोजन है वो 12 को है, ऑक्सीजन जो है 6 को है, ये आपस में कैंसिल हो जाएगा। 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, 6 1 जा 6। तो यहाँ पे इसलिए एम्पिरिकल फॉर्मूला इज इक्वल टू C हो गया, H2 हो गया, ओ हो गया, O हो गया। हो गया। एग्जाम्पल नंबर 1, एग्जाम्पल नंबर 2, C4H10, इसे ब्यूटेन कहते हैं, इसे ब्यूटेन कहा जाएगा। अब यहाँ पे कार्बन की संख्या 4 है, हाइड्रोजन की संख्या 10 है, ये 2 2 जा 4 और 2 5 जा 10, तो यहाँ पे आ गया, कोई बात नहीं, C2H5 हो गया। ये हो गया क्या, एम्पिरिकल फॉर्मूला हो गया। आ गया समझ हाँ, में? समझ में आ गया। एक और एग्जांपल देख लेंगे, शॉर्ट नंबर एग्जांपल से यहाँ पे हो जाएगा, क्या हो जाएगा, क्या हो गया? जो होगा सो होगा, बात करता हूँ। जैसे हो गया C5H10, इसको हम लोग क्या कहेंगे, पेंटीन कहते हैं। ओके, अब यहाँ पे कार्बन 5 ठो है, हाइड्रोजन 10 गो है, तो 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, कार्बन 1 गो बच गया, हाइड्रोजन 2 गो बच गया, तो CH2 हो गया। तो ये हो गया एम्पिरिकल फॉर्मूला। तो पूछा जाएगा कि पेंटीन का एम्पिरिकल फॉर्मूला बताइए, तो CH2, ब्यूटेन का बताइए तो C2H5, ग्लूकोज का बताइए तो CH2O हो गया। ये एम्पिरिकल फॉर्मूला हो गया, एटसेट्रा। ओके, इसको नोट कर लीजिए आप लोग। तो इस तरह से हम लोग एम्पिरिकल फॉर्मूला के बारे में स्टडी किया। अब यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि क्या हो चुका है, समय हो चुका। तो यहाँ पे मेनली बात है कि समय भी हो चुका है, 10 बज गया है, तो आज इतना ही रहने दिया जाए। और आप लोगों को जितना पढ़ा रहे हैं हम सब टोटल कंप्लीट कीजिएगा। आप लोग फेयर के कॉपी में कीजिएगा, उसको अच्छा से याद कीजिएगा, फिर हम लोग कल इसके आगे स्टडी करेंगे। ओके डियर, बाय। और फी के बारे में कहें उसको ध्यान दीजिए लोग। हाँ, जो बच्चा मोतिहारी नहीं आ सकते हैं, जो मतलब यहाँ से दूर है, उनको गांव पे ही रह के अच्छा से पढ़ना है, तो हमारे व्हाट्सएप नंबर जो हम लिखे हुए थे उस पर कांटेक्ट कीजिएगा आप लोग। ओके, और सब्सक्राइब भी कीजिए चैनल को आप लोग, और लाइक भी कीजिए वीडियो को देखकर।